छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो, वन को हम लोग जब पढ़ते हैं उसको दो भाग में बांट देते हैं, मतलब कि दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो प्रशासन के आधार पर पढ़ेंगे, है ना, कितना रिजर्व फॉरेस्ट है, कितना प्रोटेक्टेड है, कितना अनक्लासिफाइड है, मतलब कितना आरक्षित है, कितना संरक्षित है और कितना अवर्गीकृत है, इसके आधार पर पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, प्रशासन ने जिस अलग अलग भाग में इस प्रकार से बांटा है उसके आधार पर। और दूसरा, पेड़ पौधे की प्रजाति के आधार पर, जैसे कि साल वन है, सागौन वन है, मिश्रित वन है, इसके आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं प्रशासनिक आधार पर बोलूं आरक्षित वन, ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है और कहाँ पे है? अभी कहाँ पे है ऐसा तो नहीं बता सकते इसको, क्योंकि बहुत सारे जगह में है। जितना भी हम लोग ये अपन क्या देखे थे, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह देखे थे ना, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसा टाइप से बहुत सारी चीजें हम लोग देखे हैं। नेशनल पार्क देखे थे, वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे, और क्या बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे ना। तो उन सब के आधार पर इसको बोला जा रहा है। तो आरक्षित वन, तो हमारे भारत हमारे छत्तीसगढ़ में जो 43% जो वन है, ठीक है, 43% जो फॉरेस्ट है उसको क्या नाम दिया गया है, मतलब क्या बोला जा रहा है? आरक्षित। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बोल देगा ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा निम्न में से कौन सा गलत है, या फिर मैच द कॉलम में दिया जाएगा, आरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, अवर्गीकृत रहेगा। 43% है, 40% है, 10% है, 50, ऐसे टाइप से अलग अलग रहेगा। तो हमको क्या याद रखना है? 43%, बस इतना याद रखना, इसको छोड़ दो, तेरा याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। कितना याद रखना है आपको? 43, ठीक है, 43 याद है। इसी प्रकार से एक होता है संरक्षित, है ना, इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कह सकते हो। ये आता है 40%, है ना, 40.21%। ठीक, और कुछ वन ऐसे हैं जिसको अभी तक वर्गीकृत नहीं किए हैं, मतलब कि अनक्लासिफाइड कहलाएगा, वो अवर्गीकृत कहलाएगा। अनक्लासिफाइड, सर आरक्षित और में डिफरेंस क्या होता है? आरक्षण, इस क्वेश्चन तो सही किए हैं, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को अभी समझा नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, कभी और बताऊंगा, ठीक है, इसको आरक्षित और संरक्षित में अंतर क्या होता है। ठीक, तो हमको क्या करना है, ये आरक्षित और संरक्षित का फिलहाल अभी परसेंटेज को याद रखना। देखो यहाँ पर आरक्षित को याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखना, ये आरक्षित में ऐसे लिख रहा हूँ ना, और इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 और 3, तो 3 को याद रखना ऐसे। ठीक है, ये अ और ये 3 से ऐसे इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हमेशा कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजन होता है जब भी एग्जाम में आएगा। देख लेना यहाँ पर आरक्षित मतलब कितना रहेगा, 43 रहेगा, और 40 रहेगा मतलब क्या रहेगा, वो संरक्षित रहेगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहेगा। ठीक, और अगर दोनों में नहीं आ रहा है मतलब वो क्या चीज है, वो अनक्लासिफाइड है। ठीक है, अवर्गीकृत है, उसको अभी तक के वर्गीकरण नहीं किए हैं, कौन सा मतलब आरक्षित है, कौन सा सुरक्षित है, इस तरीके से हम इसको वर्गीकृत नहीं किए हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, अवर्गीकृत वन बोल रहे हैं। ठीक है,
चलो इसके बाद प्रजाति के आधार पर, जैसे कि एक हमको मिलेगा सालवन, ठीक है, ये रहता है, मतलब ये है करीबन 40%, 40.56% ये सालवन है। सागौन वन 9.42% है, और बाकी मिक्स्ड फॉरेस्ट रहेगा, मतलब कि मिश्रित वन रहेगा। ये बचा हुआ जो भी आ जाएगा वो सब रहेगा। तो इसमें ये लिया जाता है, या तो 43% रहेगा, 43.5 तो रहेगा, या फिर कहीं कहीं पे आपको 50% भी देखने को मिलेगा, है ना। 50% क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ोगे तो करीबन करीबन 50 हो रहा है। अब बचा हुआ क्या रहेगा, 50 रहेगा। तो या तो ये आंसर में रहेगा, या तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 50.02 ऐसा कुछ इसका रहता है। दोनों में से कोई रहे, दोनों भी मतलब दोनों सही है। पहला प्रेफरेंस देना 43% को। छत्तीसगढ़ का जो मैप बनता है, इस प्रकार से। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैकल श्रेणी में कौन सा वन पाया जाता है। साल वन है, सागौन वन है, मिश्रित वन है, कौन सा वन है? पहले बताओ, मैकल पर्वत कहाँ है? कवर्धा साइड, ठीक है, मैकल पर्वत है। कौन सा वन पाया जाता होगा? नहीं, सागौन वन नहीं, साल वन है ना। देखो इसमें जैसे कि ये वाला कुछ हिस्सा है, ये ऐसे है, ऐसे, यहाँ पर सागौन है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, सागौन वन रहेगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, इस प्रकार से ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे। सागौन वन कितना प्रतिशत है? सागौन वन कितना प्रतिशत है? 9.4%। इतना प्रतिशत, ठीक है। देखो ये ज्यादा बड़ा एरिया में नहीं है, सिर्फ 9% है। मैं बहुत बड़ा बना दिया हूँ बनाने को तो। और ये है साल वन, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, ये साल वन है। इसीलिए बस्तर को साल वन को द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप हो जाता है। ये साल वन है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, मतलब आपका ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैकल पर्वत में क्या है, कौन सा वन है? साल वन है, ठीक है। बस्तर में देखा जाए तो यहाँ पर भी, बस्तर में बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, साल वन पाया जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा इधर भी बनाओ, है ना, इधर भी क्या रहेगा, साल वन रहेगा। अब बीच में जो बचा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर क्या रहेगा, मिश्रित वन रहेगा। मिश्रित वन कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? साल वन कितना प्रतिशत है? 5-6। हाँ, मतलब साल वनों का द्वीप कहते हैं, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं।
अब पूछा जाता है एक क्वेश्चन, अबुझमाड़ की पहाड़ी में कौन सा वन पाया जाता है? सागौन। ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ी में क्या मिलता है? सागौन वन। इसको मैं आप लोगों को उसमें ही बताया था, मानसून पढ़ा रहा था तो डिस्कस किया था ना। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाँ? दंतेवाड़ा में क्या मिलता है? वहां पे साल वन रहेगा। दंतेवाड़ा में कौन सा वन है? सागौन के साल है? चलो, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर ये साल वन ले लेना है। साल वन को द्वीप किसको कह रहे हैं? बस्तर को कहते हैं। बस्तर वाले क्षेत्र में साल वन है, तो दंतेवाड़ा में भी क्या हो सकता है? साल वन, है ना। फिलहाल देखा है तो साल और सागौन दोनों इस प्रकार से रहेगा, आस अगल बगल में है तो ऐसा है। ठीक है, सागौन ज्यादातर ज्यादा नहीं है, इस वाले क्षेत्र में है, और बाकी इधर पूरा ये साल वन है, बीच में मिश्रित वन। चलो, हो गया ना। अब लिखो ISFR रिपोर्ट। जानते हो ISFR? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको बोलते हैं। भारत में हर 2 साल में एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें ये देखा जाता है कि हमारे भारत में वनों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है कि घटा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। ये पूरा भारत में होता है ना। हर साल ये रिपोर्ट, मतलब हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होता है, और ये देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र है जहां पर वनों में वृद्धि हुई है, कौन सा क्षेत्र है जहां पर वनों में कमी हुई है। इस प्रकार से इन सब चीजों को देखा जाता है। जैसे कि हमको ये पता चलता है, इस रिपोर्ट से ही हमको ये पता चलता है कि MP में, मध्य प्रदेश में वनों का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है। ठीक है, वनों का जो क्षेत्रफल क्या है? सबसे ज्यादा है। ऐसा टाइप का हमको इसी रिपोर्ट से पता चलता है। इसी रिपोर्ट से हमको पता चलता है कि वनों के क्षेत्रफल में हमारा जो छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहला MP है, दूसरे नंबर पे देखेंगे क्या है ना, जहां तक वो अरुणाचल प्रदेश से देखना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तो पहला और हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आएगा ऐसे। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में देखो क्या मिलता है, मतलब क्या जानने को मिलता है। पहली चीज तो याद रखेंगे, ये रिपोर्ट सबसे पहले जारी हुआ था 1987 को। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट कब जारी हुआ था? 1987 को। और अभी जो 2021 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है, 2021 को जो रिपोर्ट जारी हुआ है वो 16वीं क्रम का रिपोर्ट है। 16वीं के 17वीं क्रम लिखना उसको। ठीक है, कौन सा क्रम का रिपोर्ट है? 17वीं क्रम का रिपोर्ट है। बीच में एक बार जारी नहीं किया गया था जहां तक 2007 है, और उसके बाद हर 2 साल में क्या होता है? रिपोर्ट आता है। अभी मैं 2021 को क्यों पढ़ा रहा हूँ? 2023 का आया, 2023 का जहां तक रिपोर्ट अभी नहीं आया है ना, इसलिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 2021 को पढ़ रहे हैं। 2019 में आया था, उससे पहले 2017 में, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो 21 की रिपोर्ट हमको देखना है, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ना।
देखो इसमें हम भारत में भी देखते हैं और छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत दोनों को बता दूंगा मैं। जैसे हम भारत का एरिया देखते हैं, हमारा भारत का क्षेत्रफल बताओ। ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद रखा करो इसको, 3287 469, है ना। या फिर हो सकता है 2 है 9, ये देखने को मिले, है ना। 263 भी कहीं कहीं पे रहता है और कहीं कहीं पे क्या रहेगा 469। लेकिन ये जो ISFR रिपोर्ट है इसके आधार पर इसके रिपोर्ट में क्या लिखा था, ये 469 लिखा था, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं पर क्या देखने को मिले 263 भी देखने को मिले, लेकिन इसके आधार पर क्या रहेगा, इतना रहता है स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल में हमको इसमें हमको दो चीज देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कवर और एक देखने को मिलेगा ट्री कवर। भारत में कितना क्या है, फॉरेस्ट कवर है और कितना ट्री कवर है, ये दोनों को एक साथ हम देखते हैं। कुल क्षेत्रफल इतना है, इस क्षेत्रफल का करीबन 24%, कितना प्रतिशत, 24% क्या चीज है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर से ढका हुआ है। मतलब हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत, 24% फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर से ढका हुआ है। इसका जो एरिया है वो लिखाता है 8,95,000 नहीं 9,537, ठीक है। 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर ये जो एरिया है, ये किस मतलब किस चीज का है, ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। मतलब हम ये कह सकते हैं भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत में कितना है, कितना है 32 लाख, है ना। 32,87,469 है। तो इसका, है ना, इसका कितना 24%, 24% कितना है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा क्या चीज है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंतर्गत आता है। मतलब हम ये कह सकते हो, मतलब हम ये कह सकते हैं भारत के क्षेत्रफल का, है ना, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के एरिया का कितना प्रतिशत, लगभग 24%, ठीक है। और इसको एग्जैक्ट आपको याद रखना होगा, 24.62% जो क्षेत्र है वो क्या चीज है, वो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको याद सिर्फ इसको रखना है, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये मतलब इसके द्वारा ये कहा जाता है कि हमारे भारत में कम से कम 33% वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33% मिनिमम इतना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास है कितना, कितना है 24 है ना। है हमारे पास कितना 24% है, ठीक। इसलिए इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला जो भी रिपोर्ट आएगा, अगला जो भी रिपोर्ट आएगा कब आएगा, अगला रिपोर्ट कब आएगा, 2023 का आएगा, है ना। 2 साल बाद है, मतलब 2 साल 21 के बाद क्या आता है 2023। तो 2023 की रिपोर्ट हमको जब भी मिलेगा तो उसमें हमको देखने को मिलेगा इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि पिछला वाला जो रिपोर्ट था 2019 का जो रिपोर्ट था उसमें हमको देखने को मिलता था 24 से कुछ थोड़ा कम, मतलब 24.62 से कुछ कम था, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले रिपोर्ट में क्या था 5,6 था, 24.56 ऐसे था। अब इसमें कितना हो चुका है 6 हो चुका है। तो हर साल ये रिपोर्ट जब आता है तो सरकार का कोशिश ये रहता है कि वन के क्षेत्रफल में क्या हो, वृद्धि हो। सरकार तो ये कभी नहीं दिखाया कि वनों में कमी होती जा रही है, भले वन में कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या करते हैं हमेशा वो बढ़ा करके दिखाएंगे ही। और हमको यही सुनने को मिलता है कि वनों को काटा जा रहा है ना। लेकिन सरकार हमेशा क्या करती है, थोड़ा सा उसको बढ़ाकर दिखाती है, क्योंकि टारगेट क्या रखा गया है, हमारा लक्ष्य क्या है,
इतना प्राप्त करना है हमारा लक्ष्य, लेकिन वो कभी होगा नहीं, होने में कम से कम 50-60 साल लग जाएगा, लगेगा ना, है ना। तो अभी कितना है, किसको याद रखना है, 24% को याद रखना है। तो बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में कितना होगा। बताओ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत वनों से ढका होगा, मतलब कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर से ढका होगा, कितना प्रतिशत, अनुमान लगाओ कितना हो सकता है। नहीं, छत्तीसगढ़ इस मामले में ठीक ठाक है, 44%। छत्तीसगढ़ का 44% क्या है, वनों से ढका हुआ है ना। ऊपर देखोगे तो वन है, नीचे देखोगे तो वन है, छत्तीसगढ़ में वन ही वन है ना। इधर भी पूरा फॉरेस्ट है, इधर भी फॉरेस्ट है, इधर भी फॉरेस्ट है। बचा कौन सा वाला भाग, रायपुर दुर्ग वाला हिस्सा, उसी वाले क्षेत्र में रायपुर दुर्ग जांजगीर चांपा, खास करके जांजगीर चांपा में बहुत कम है, ज्यादा वन नहीं है, फॉरेस्ट आपको देखने नहीं मिलेगा मैदानी मैदानी क्षेत्र में। बाकी चारों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और पहाड़ों में क्या रहता है, वन ही वन रहता है, फॉरेस्ट होता है कि नहीं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग 44% क्या है, वन है। और एग्जैक्ट इसको लिखना पड़ेगा ना कितना प्रतिशत है, इसको अभी लिखेंगे। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसको आप लोगों को मतलब हो सकता है कहीं पर ना मिले, बुक में देखोगे तो नहीं समझ में आता है, और जनरली कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है, यूट्यूब में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ हमको क्या मिला, एक चीज क्या देखने को मिला कि भारत में जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना है टोटल, 24%। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है। इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन याद नहीं रहता छोड़ देना, भारत का क्षेत्रफल तो याद होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखो, 3-4 क्वेश्चन इसमें बनता है। अब अगर पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, अच्छा फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में डिफरेंस क्या है दोनों में अंतर, है ना। ये देखो, इसको वन आवरण बोलते हैं इसको, ये वन आवरण, और ये क्या कहलाता है, वृक्ष आवरण कहलाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, कुछ जगह मानकर चलो इस प्रकार से एक जंगल है, इसमें कुछ जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर बहुत सारे इस प्रकार से क्या पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, होगा कि नहीं होगा। कुछ जंगल ऐसे भी होंगे जहां पर बीच बीच में इक्का दुक्का ऐसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा होगा। इसमें हमको ये देखना है कि अगर ये ये तो क्लियर पता चल रहा है, ये तो वन होगा, फॉरेस्ट होगा। इसमें हमको ये देखना है कि ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कम से कम 1 हेक्टेयर होना चाहिए, 1 हेक्टेयर होना चाहिए। और इसका जो कैनोपी डेंसिटी है, इसका जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से अधिक होना चाहिए। अब एक कैनोपी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर इसे खड़ा होकर के वहां पर सर्वे किया जाता है तभी निकाला जाता है, वहां खड़े होकर के 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ये देखा जाता है कि वहां पर जो ऊपर में जो वृक्ष और जो टहनियां है, मतलब पेड़ पौधे की जो टहनियां है, उसका जो सघनता है, उसका जो डेंसिटी है कम से कम कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। जैसे हम जंगल में खड़े हो जाएंगे और ऊपर इस प्रकार से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, आसमान दिखेगा और पेड़ पौधों की टहनियां दिखेंगी। तो जो पेड़ पौधों की टहनियां है मिनिमम कितना होना चाहिए, वो 10% होना चाहिए। इस प्रकार जो वृक्ष वहां पर जो ढका हुआ है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10% होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इसको हम ले लेंगे किसमें, वन आवरण में। इसको किस में लेंगे, वन आवरण में। और इससे अगर कम निकलता है, 10% से अगर कम निकल जा रहा है तो हम किसमें डाल देंगे उसको, वृक्ष आवरण में डालेंगे। कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक होना चाहिए, और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि छोटा सा मान चले गार्डन है,
गार्डन में लगा हुआ 10-15 पेड़ और वहां पर खड़ा होकर हम बोल रहे हैं कि नहीं सर यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी 10% अधिक है, इसको भी आप वनों का दर्जा दे दो, बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते ना। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, वहां क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, है ना। 1 हेक्टेयर से क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए और कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए, 10% से अधिक होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 10% से अधिक। ये दो चीज जब रहेगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट कवर कह सकते हैं, उसको हम फॉरेस्ट बोल देंगे, वन बोल देंगे। लेकिन अगर दो चीज यहाँ पर ये नहीं रहेगा, इससे कम होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, वृक्ष आवरण बोलेंगे। वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कह देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, दोनों को मिला करके। और इसको कुल वनों का क्षेत्रफल बोलेंगे ना। एग्जाम में आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो सकता है देखने को ना मिले, कुल वनों का क्षेत्रफल ऐसे लिखाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत है, तो पूछेगा तो क्या बोलोगे, उतना है। भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको बताओगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में वन आवरण कितना है, वन आवरण कितना प्रतिशत है। जैसे कि वन आवरण कितना है अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे 7,13,789 कितने स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या चीज है, वन आवरण है। और जो मतलब वृक्ष आवरण है, ट्री कवर है, ये क्या बोल रहे हैं, है ना, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, ये वृक्ष आवरण है। अब हो सकता है कि दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ भी जाए और हो सकता है नहीं भी आए, क्योंकि इसमें कुछ चीजों को और शामिल किया जाता है ना, जैसे झाड़ियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को और इसमें क्या कर देते हैं अपन, शामिल कर देते हैं। तो मेन यही दो चीज है, ये दोनों को देखते हैं, वृक्ष आवरण कितना है, वन आवरण कितना है, कितना कितना है, और दोनों को मिलाकर इस प्रकार से कर देते हैं। इसमें प्रतिशत पूछा जाएगा, है ना, ये नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा जाता है, ये परसेंटेज को पूछा जाता है। भारत में पूछा जाएगा कि जो वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, उसका परसेंटेज कितना है, कितना है, 21.71। ट्री कवर का परसेंटेज पूछा जाएगा, कितना है, 2.91, है ना। दोनों को लगभग देखो कितना बन जाएगा, 24 बनेगा ना, 21.71 और 2.91। 2019 से 2023 तक जो ये जो वन आवरण हम लोग देख रहे हैं, वन आवरण और वृक्ष आवरण, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 2019 से लेकर के 2000 कितना तक, 23 तक, है। जैसे कि हम 19 में जो भी देखते थे, ठीक है, उसको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। और अपन 21 में क्या देखे हैं, कितना लिखे हैं अपन, इतना। तो 19 से लेकर के 21 तक के कितना वृद्धि हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, उसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, पहला क्लास है, अरे इससे पहले और कहीं अटेंड की थी क्लास, सेल्फ स्टडी की है, कितना दिन हुआ तैयारी करते हैं, पहली बार है, 2-4 दिन हुआ मतलब, एक हफ्ता हो गया। तो ये समझ आया ना। तो यहाँ पर आपको 3-4 चीजों को याद रखना है। पहला किसको, इसको, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका
कितना प्रतिशत रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, फिर कितना कुल वनों का क्षेत्रफल है, तो क्या बोलोगे 24। इसके अलावा वन आवरण कितना है हमारे भारत में, इतना। वृक्ष आवरण कितना है, इतना। कितना की वृद्धि हुई है 2 साल में, 1 मिनट। हाँ, इसको इतना लिखो, ठीक, क्योंकि हम क्या क्या देख रहे हैं अपन, 21 की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे उसको, 21 लिखोगे, है ना। सर ये जो वृद्धि हुई है वो कुल वनों के क्षेत्र में है? हाँ, क्या लिख रहे हैं, वृद्धि हुई है वो कुल वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है? हाँ, कुल वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना, कुल वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है ना। कुल वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फिर यहाँ पर फॉरेस्ट ट्री कवर जो देख रहे हैं, इसमें वृद्धि हुई है 2019 में जितना भी था, और उससे 2021 में जितना भी है उसमें हम देख रहे हैं वृद्धि, 2019 से लेकर के 2021 तक। तो ये हुआ पूरा भारत का। अब देखो छत्तीसगढ़ का। फॉरेस्ट कवर ट्री कवर में अंतर समझ में आ गया ना। देखो छत्तीसगढ़ में ठीक है, वन आवरण, छत्तीसगढ़ में जो वन आवरण है ये 55,717, इतना याद रखेंगे, ठीक है। कितना है, 55,717 स्क्वायर किलोमीटर ये वन आवरण है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का लगभग यह है 41%, ठीक है। कितना है, 41% है। वृक्ष आवरण, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 1,32,000। कितना है, ये अपन 2, 55, 45, 198 क्या चीज है, 2, 55, 45, 198, क्या है सर? ये जनसंख्या है क्या। यस सर। और क्षेत्रफल कितना है, 1,32,000। 1,32,000, 487 है कि नहीं, लास्ट में 87 नहीं है, 91 है। देखो जी कितना है, कितना, 491 कितना है, चलो इसको देख लेना, है ना, देख लेना, भूल रहा हूं मैं अभी। तो छत्तीसगढ़ का जो भी क्षेत्रफल है उसमें अगर हम क्या देखें, वन आवर देखेंगे कितना प्रतिशत है, 41% है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल कितना कितना 55,717 स्क्वायर किलोमीटर है। और वृक्ष आवरण मतलब कि ट्री कवर, ठीक है, ये 5,355 स्क्वायर किलोमीटर ये वृक्ष आवरण है। और ये है मात्र 3%, 3,96%, इतना है।
अब ये कुल वन, अब कुल वन में ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, और इसमें कुछ चीजें और शामिल होती है ना, जैसे कि वो जो झाड़ियां हैं, बम्बू रिसोर्स वगैरह है, उसको भी शामिल कर देते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर और क्या ट्री कवर, दो ही चीज को यहाँ पर लिखना है। मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, कुल वन कह सकते हैं, या फिर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी इसको कह देते हैं। जो कुल वन है ये 59,816 स्क्वायर किलोमीटर इतना ये निकलता है। अब दोनों को जोड़कर देखोगे तो ये इतना नहीं आएगा ना, दोनों को जोड़कर देखो कितना आएगा। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें और शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये 44.25% है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना, 44.25% क्या चीज है, टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, कुल वन है या फिर फॉरेस्ट कवर ट्री कवर है, वो ऐसे निकलता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कह सकते हो। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की लंबाई कितनी है, 2260 किलोमीटर। 2260 किलोमीटर। 60। हाँ 2260 किलोमीटर ना, और यहाँ पर देखो, हाँ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, वो 60 था और ये कितना है 61 है, बस वहां पर एक और जीरो का डिफरेंस है, बाकी वैसा का वैसा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन, छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल, दोनों को याद रखेंगे। देखो, अब अगर कुल वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हमको पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का देश में स्थान, तो इसको लिया जाता है फोर्थ। ठीक है, लेकिन सीजीपीएससी क्या किया है, जैसे यहाँ पर हम इसको देखेंगे वन आवरण, इसको हमेशा लिया जाता है थर्ड। ठीक है, इसको लेंगे अपन वन आवरण को थर्ड में लेते हैं, और सीजीपीएससी अगर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पूछेगा वनों के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, दूसरा है, तीसरा है। हमेशा सीजीपीएससी क्या करता है, तीसरा लिया जाता है सीजीपीएससी के द्वारा। और ये जैसे कि यहाँ पर ये वन आवरण, ठीक है, तो वन आवरण में है तीसरा, वन आवरण में देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा सीजीपीएससी क्या करता है, उसको तीसरे नंबर का ही आंसर में लेता है, तो कभी भी ये चौथा नहीं लिया है ना, ध्यान में रखना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का देश में यहाँ पर स्थान है किसके आधार पर, हाँ वन आवरण के स्थान, मतलब वन आवरण के आधार पर ना, तो कितना लिया जाता है इसमें, थर्ड। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखना आपको जब भी मिले थर्ड लगा के आ जाना। एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें उस क्वेश्चन पूछने का सेंस था कुछ ऐसा कि छत्तीसगढ़ के, मतलब छत्तीसगढ़ का जो कुल वन है उसमें हमारे भारत देश में स्थान कितना है, ऐसा टाइप से। तो मैक्सिमम लोग लगा करके आए थे फोर्थ, और फोर्थ लेना चाहिए था, सही लेना चाहिए था, लेकिन फोर्थ का आंसर ना लेकर क्या लिया गया है, थर्ड लिया गया है, जबकि हम लोग वन आवरण के स्थान पर क्या देखते हैं, थर्ड देखते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में जब थर्ड देखने को मिले तो क्या लगाना है आपको, थर्ड लगाना है। ठीक है, चाहे वो कुल वन बोले चाहे वो वन आवरण बोले, दोनों में क्या लगा देना है, थर्ड लगा के आना है।
पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश है? दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है? छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में इतना है, अरुणाचल प्रदेश में इतना है, और छत्तीसगढ़ में कितना है? इतना है। ठीक है। दो हजार 19 से 2021 तक वृद्धि। ठीक है, जैसे कि भारत में हम लोगों ने कितना देखा है? 2261 देखे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में ये है 106। ठीक है, कितना है? 106। देखो, ये जो फोर्थ लिखे है ना, इसके आधार पर चार अगर मैं देश बोलूं, सॉरी, चार अगर मैं राज्य बोलूं, तो क्या आएगा? पहला एमपी, दूसरा क्या आ सकता है? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? उड़ीसा। और चौथे नंबर पे क्या आता है? छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको किसको याद रखना है? उसको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? तो क्या लेना है? मध्य प्रदेश लेना है। हालांकि इसमें भी वही निकल रहा है, लेकिन वो तीनों को ज्यादा ध्यान रखना है आपको। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कितना कितना वन है वो हम लोग देख लिए। सबसे ज्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज में अगर पूछा जाएगा, प्रतिशत में बताओ कि सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो पहले नंबर पे आता है मिजोरम। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? कहाँ पे है? मिजोरम में है ना। वहां 84% वन आवरण हमको देखने को मिलता है। मिजोरम में कितना है? 84% वन आवरण देखने को मिलता है। ठीक है, लक्ष्य कितना है? 33% है। मिजोरम में देखो कितना है? 84%। और अगर यूनियन टेरेटरी में पूछा जाएगा, यूटी में भी अगर दे दिया जाएगा, तो लक्षद्वीप मिलेंगे ना। लक्षद्वीप में 90% है। केंद्र शासित प्रदेश अगर शामिल कर दिया जाए, तो उसमें किसको ले लेना है? लक्षद्वीप को। वहां पर 90% वन है।
छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? लेकिन छत्तीसगढ़ में देखो, ये जो ISFR रिपोर्ट है ना, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो ISFR रिपोर्ट है इसके आधार पर ISFR के आधार पर छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का जो कुल वन है, कुल वन भारत के वनों का 7.7%। देखो क्या लिखा है, समझो इसको। पूरे भारत में जितना भी वन है, जितना भी फॉरेस्ट है, उसका कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में है? 7.71%। अब बताओ इसमें और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या? लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है ना? ये 7% यहाँ पे लिखवाया हूँ और यहाँ पर 44% में बोला हूँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के कितना है? 44%। सिर्फ छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो, लेकिन अगर पूरे भारत को देखेंगे तो पूरे भारत का 7.7% वन हमारे कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ये किसके आधार पर है? ISFR के आधार पर है। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय है, चलो पहले इसको लिख लो फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ये ISFR रिपोर्ट के आधार पर हम लोग ये देखें। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन मंत्रालय है, वन विभाग है, वो क्या बोलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो वन है वो पूरे भारत का 12% है बोलते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है? 12%। मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो भारत छत्तीसगढ़ में जो वन है वो पूरे भारत का कितना है? 12%। ठीक है, भारत में जो वन है उसका कितना प्रतिशत है? 12%। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का वन मंत्रालय, फिर वन विभाग। तो ऐसा किया जा रहा है, थोड़ा सा हम बढ़ा के बता रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अपना राज्य अपने आप को क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ा कर ही दिखाएगा। ISFR रिपोर्ट बोलता है इतना है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार क्या बोल रही है? 12%। ठीक है, तो ध्यान में रखना उस चीज को। तो देखो ISFR जब रिपोर्ट निकालता है तो इसके आधार पर हम सिर्फ 18 जिलों को देखते हैं ना। ISFR के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी क्या है? 18 जिले हैं। ठीक है, ये ISFR जब बोलता है तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी 18 जिलों के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं? वनों को देखते हैं। सर्वाधिक वन बोला जाता है सरगुजा में। ठीक है, और न्यूनतम जांजगीर चांपा में। देखो सबसे ज्यादा कहाँ बोला जा रहा है? सरगुजा में है। और सबसे कम कहाँ बोला जा रहा है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, ये हमारा एरिया के आधार पर है। किसके आधार पर है? क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखेंगे तो सबसे अधिक कहाँ है? सरगुजा में। सबसे कम कहाँ है? जांजगीर चांपा में, ये बोला जा रहा है।
इसी चीज को अगर हम परसेंटेज में देखें, नारायणपुर लिया जाता है और न्यूनतम जांजगीर चांपा लिया जाता है। तो सबसे कम वन कहाँ पे है पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप लोग? जांजगीर चांपा में। सबसे ज्यादा वन कहाँ है पूछेगा तो क्या लोगे? सरगुजा। प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो क्या लोगे? नारायणपुर। ठीक। चलो ठीक है, हो गया ना ये? चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर अगला क्लास देखेंगे, है ना? चाहिए कि नहीं ब्रेक? चाहिए। वन में अभी कुछ कुछ चीजें और बची हुई है ना, मतलब बहुत सारी चीज बचा हुआ है, एक क्लास में और लगेगा उसके लिए। जैसे यहाँ लिखा है मांदर, एक मांदर के बारे में सही कथन है। एक वितत वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है, क्या है? मांदर क्या है? वितत है। ठीक है। और क्या लिखा है? इसका दाहिना मुंह छोटा और बायां मुंह, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या इसलिए है? हाँ। नहीं, क्वेश्चन तो रहता है, पता नहीं कैसे नहीं मिला आप लोगों को। कौन सा बुक है? उसमें शायद नहीं होगा, उसमें छोटे छोटे टॉपिक का क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, है ना? नहीं है, इसलिए। आप लोगों को मिला? नहीं, आपका तो ठीक है, फर्स्ट डे है। नहीं आए थे बोल दो, ऑनलाइन थे ना। लास्ट टाइम पढ़ाया था। नहीं नहीं, वाद्य यंत्र लास्ट टाइम पढ़ाया था, 15 मिनट बचा था। दोनों तरफ क्या लिखा है? दोनों तरफ बकरे की खाल मढ़ा जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन ये है। जैसे कि देखो, वाद्य यंत्र में मैं सुशिर वाद्य यंत्र बताया था। कौन कौन सा वाद्य यंत्र है सुशिर में? कौन कौन से हैं? बांसुरी है, अलगोचा है, मोहरी है, अकुम, सुलूड, नेफ्री, है ना? अकुम, सुलूड, नेफ्री, तोड़ी, बिरका हाली, और क्या है? तुरही, बताया था ना। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था,
दंतेश्वरी माता के मंदिर में, मतलब दंतेश्वरी मंदिर में आरती के समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लाया जाता है? कौन सा? धन वाद्य यंत्र, बस। वाद्य यंत्र का, वाद्य यंत्र का नाम लिखना है, ठीक है? यहाँ पर 4-5 नाम लिख रहा हूँ, उसको बताना। बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है इसमें से? कौन सा है या फिर कौन से हैं? हाँ, ठीक है, सभी है। हाँ। बिरका हल ये बांसुरी टाइप का कुछ रहता है ना, लेकिन लंबा होता है थोड़ा सा। गई हैं आप वहां मंदिर, जाकर देखना। ये भी सुशील वाद्य यंत्र ही है ना? ये उसी प्रकार से रहता होगा, बांस का या फिर कुछ और चीज का बना होगा। तो खड़ताल पता है कौन सा वाद्य यंत्र है ये? क्या है खड़ताल? घन वाद्य यंत्र है ना? तो जनरली ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन आए तो ज्यादातर उसका आंसर उपरोक्त सभी रहता है। एक वाद्य यंत्र तो होगा नहीं, है ना? लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें क्या होता है, एक से अधिक वाद्य यंत्र होते हैं। इसको लिख लिए, लिखो। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है भरथरी गीत। अब ये गीत वगैरह को पढ़ेंगे ना, तो गीत नृत्य सबको नहीं पढ़े हैं, है ना? तो ये हो सकता है लगेगा क्या होता है सर भरथरी गीत बोल करके। भरथरी गीत, है ना, ये राजा भरथरी, राजा भरथरी और रानी पिंगला, ये दोनों का ये प्रेम कहानी है। इसमें भरथरी गीत में वैराग्य की कहानी है ना? वैराग्य समझते हैं? दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, उसको वहां पर वैराग्य कहा जाता है। तो इस इनके वैराग्य की कहानी है, वो भरथरी गीत के नाम से जाना जाता है। तो जो भरथरी गीत होता है, इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं? अच्छा, पहले तो इसमें लिखेगा कि क्या है इसमें। राजा भरथरी रहेगा, और कौन? रानी पिंगला। इसको और बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक, क्या होता है इसमें। तो इन दोनों की क्या, वैराग्य की कहानी। कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, सारंगी पकड़ करके कोई साधु मुनि घर के सामने आकर के बजाते रहता है, और क्या गाना गा रहे हैं वो हमको नहीं समझ में आता, है ना? लेकिन जनरली वो होता है भरथरी गीत, ठीक है, भरथरी गीत उसमें गाया जाता है। वैराग्य की कहानी, है ना, इन दोनों के वैराग्य की कहानी इसमें होता है। तो इसमें एक तो सारंगी रहेगा, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र रहेगा? तो या तो सारंगी यूज करेंगे, है ना, या फिर एक तारा यूज करते हैं। एक तार वाला को क्या बोल देंगे? एक तारा बोल देंगे। फिर एक से अधिक तार रहेगा उसको क्या बोल देंगे? सारंगी बोल देंगे।
है ना, तंबूरा या फिर सारंगी बोल देते हैं। तो फिलहाल इसमें क्या, सारंगी और इकतारा, ये दो वाद्य यंत्र इसमें यूज होता है। पंथिन पंथिन नृत्य सुने हैं? बताओ, पंथिन नृत्य सुने हैं, देखे हैं कि नहीं? है ना, सतनाम मतलब सतनामी समाज के लोग ज्यादा पंथिन नृत्य करते हैं। तो पूछा जाता है इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग होता है, बताओ कौन सा हो सकता है? क्या, मांदर, ठीक है, और ठीक है, मांदर और मंजीरा सर। ये मांदर और झांझ, ठीक है। मंजीरा ने लेके क्या लिखेंगे, झांझ, बड़ा बड़ा रहता है उसको क्या बोल देते हैं, झांझ बोल देते हैं, ठीक है। तो पंथी नृत्य में उपयोग करते हैं। कैसा होता है पता है ना, झांझ ऐसा बड़ा बड़ा होता है ना, और ऐसे मांदर होता है। माओ पाटा के समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं, बताया था? टिमकी सर। टिमिकी बताया था। तो धनुष रखते हैं वो तो कुछ और ही था, क्या है वो? क्या बताया, धनकुल बताया था, है ना, धनकुल में याद रखेंगे। ये जो धनकुल है, धनकुल, इसमें क्या क्या होता है, क्या होता है? मटकी होता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, एग्जाम में आता है, क्या क्या इसमें रहता है, मटकी होता है और क्या होता है, सुपा रहता है और क्या होता है, हाँ, बांस का खपची, बांस का खपची होता है, और क्या होता है? इसमें धनुष है तो बाण नहीं लिख देना, ठीक है, धनुष होगा तो बाण भी नहीं होगा, होगा क्या बाण इसमें? क्या होता है इसमें? धनुष होता है लेकिन बाण नहीं रहता है। ये चार चीज याद रखेंगे किसमें, धनकुल वाद्य यंत्र में। ऐसे मटकी है, इसमें सुपा ऐसे रहेगा, सुपा के ऊपर इस प्रकार से क्या रहेगा, धनुष रहेगा, है ना, धनुष। और इसके लिए दो ठो ऐसे बांस का कपची रहेगा, ठीक है। इसमें गूगल में सर्च करके देखिएगा कैसा होता है धनकुल वाद्य यंत्र, दिख जाएगा बजाते हुए। चलो अगला लिखो, फसल रखवाली के समय कौन कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग करते हैं? बताओ, फसल रखवाली के समय कौन कौन सा हो सकता है? फसल रखवाली के समय क्या मांदर बजाएंगे? नहीं बजाएंगे, फिर क्या घंटी बजाएंगे, है ना, मोयांग वगैरह बजाएंगे क्या? नहीं बजाएंगे। तंबूरा या सारंगी बजाएंगे? नहीं बजाएंगे, है ना, तो क्या बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे ना, है ना। तो बांसुरी बजा। हाँ, तो उसी प्रकार का जो भी वाद्य यंत्र होता है उसको उपयोग करते हैं। जैसे कि गौर पशु का जो सिंग होता है, या फिर बैल वगैरह का सिंग से बना हुआ एक आप लोग वाद्य यंत्र देखे होंगे, ऐसा टाइप से काला रंग का होता है ना, है ना। तो अकुम, अकुम कहलाता है, ठीक है वो। अकुम, ऐसा टाइप का
होता है। ये अकुम, इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा याद रखेंगे तोड़ी। तोड़ी, ये दो प्रकार का वाद्य यंत्र फसल रखवाली के समय उपयोग में लाया जाता है। महारा बाजा सुने हैं? महारा बाजा, महारा बाजा में इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र होता है, इसको पूछा जाता है। तो इसमें लिखेगा तुड़बुड़ी, है ना, एक तुड़बुड़ी रहेगा। और नंगाड़ा होता है, और मोहरी होता है। हो गया ना? कल वाला फाइल इसमें सेव होगा कि नहीं? हो गया ना? किसमें होगा बताओ? हाँ, सेव किए होंगे ना। ये सब क्या है? चलो छोड़ो उसको, देख लेना, ठीक है। वाद्य यंत्र में क्या क्या था? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र थे। तत् देखे थे, वितत देखे थे, धन देखे थे, सुशिर देखे थे, ठीक है। चलो 1 को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज आपसे बनेगा, और हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आपसे ना बने, है ना। कुछ कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं, कुछ चीजों को नहीं पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर ये राजभाषा आयोग के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना। तो वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। फिलहाल तो क्वेश्चन भी, आंसर भी दिख रहा होगा। दिख रहा है आंसर? दिख रहा है ना? ठीक। देखो, छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? कितना है? ठीक। 4.11। हाँ, छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहते हैं? खरत को कहते हैं, है ना। खरत को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कौन से जिले में है? जांजगीर चांपा में है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट कहलाता है ना। छत्तीसगढ़ का शिमला क्या कहलाता है? मैन पार्ट कहलाता है। छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी
बुजमार्ट देख चुके हैं। कितना सेंटीमीटर की वर्षा होती है? 187 सेंटीमीटर पर वर्षा होती है। राज के चिन्ह में क्या अंकित होता है? लो, आंसर दिख रहा है उसके बाद भी। छत्तीसगढ़ के जो राज के चिन्ह है, देखेंगे ऐसे बीच में अशोक स्तंभ रहता है ना, साइड साइड में धान की बाली रहता है, और ऊपर बाहर देखोगे से 36 गढ़ का चिन्ह रहता है, होता है ना, नदियों का निशान होता है नीचे। ऊर्जा की राजधानी के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़ का कोरबा, इसीलिए उसमें ऐसे चिंगारी 2 ऐसा रहेगा, लाइटनिंग का साइन रहता है। हरप्पा पैरीधार के गीत रचिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। नहीं देखें इसको, है ना, छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा कब मिली? ऐसा क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी में लिखा रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा का दर्जा कब मिली? 28 नवंबर 2000। राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना किसके लिए है? साहित्य का संरक्षण। छत्तीसगढ़ में जितने भी साहित्य है उसका संरक्षण करने के लिए वो जो योजना है माई कोठी योजना है ना, याद रखेंगे इसको, ये योजना चलाई गई है, हाँ, साहित्य का संरक्षण करने के लिए। अभी जस्ट इसका क्वेश्चन ऊपर देखें, 28 नवंबर, है ना, इस दिन क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा का दर्जा इस दिन दिया गया था। इसी वजह से इसको 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कौन सा डेट को? 28 नवंबर 2007, है ना। तब से हर साल हम क्या करते हैं, 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट कर लेना उसको। फिलहाल ये तो आप लोगों को प्रिंट वहां मिल जाएगा। चलो बताओ, तो इसको देख चुके हैं। 16, है ना। छत्तीसगढ़ क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ जब बना था मध्य प्रदेश अलग हुआ था, कितने राज्य थे, मतलब कितने जिले थे? 16। कौन कौन से पार्टी ने समर्थन दिया था? दोनों, ठीक है, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। 1905 में सरगुजा की संप्रदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था, बताया था ना। 5 क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे और छत्तीसगढ़ से 5 क्षेत्र निकाल के बंगाल प्रांत में शामिल कर दिए थे, तो है ना, ये क्या है? बंगाल रहेगा, ठीक है। उड़ीसा और बंगाल दोनों दिया, देखो, तो लोग क्या करेंगे? उड़ीसा मारेंगे, लेकिन नहीं, पहले क्या था, उड़ीसा नहीं था वो, है ना, उसको क्या बोलते थे? बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था पूरा वो वाला क्षेत्र, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया है? बंगाल लिया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे ना, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सबसे पहले मांग कब उठाई गई थी? तो याद रखेंगे 1924 में, ठीक है। ये राजनीतिक घटनाक्रम को नहीं समझाया अभी, उसको देखेंगे कभी, है ना। भौगोलिक घटनाक्रम को मैं बता दिया हूँ, राजनीतिक बचा हुआ है। इतिहास को कंप्लीट करने के बाद उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। छत्तीस क्या बोल रहे, छत्तीसगढ़ भारत की स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का है, देख लो। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हो? सरगुजा कब शामिल किया गया था? दिख तो रहा है 1905। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कहते हैं खूबचंद बघेल को। ये सबको बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे बाद में। मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर किस जिले का हिस्सा है? तो ये सिंपल है ना, देखे थे एमसीबी। कौन छत्तीसगढ़ राज्य का संभाग नहीं है? कोरबा नहीं है ना, बाकी सभी संभाग हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आदिवासी विकास खंडों की संख्या 85 है, याद रखना। छत्तीसगढ़ में इसको पढ़ेंगे, भी जनजाति पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। आकांक्षी जिला में शामिल नहीं किया गया है,
जांजगीर चांपा, है ना, इसको भी देखेंगे अभी। हाँ, बताऊंगा उसको, है ना, आपको बाद में, जनजाति पढ़ेंगे उस समय देखेंगे उसको। देखो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है बिहार। उड़ीसा, और सबसे छोटी, हाँ ठीक, क्या था, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सबसे लंबी उड़ीसा, ठीक। 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू अवस्थित है, लैंड लॉक में कितने जिले हैं? 11। 11 है, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। कहाँ गया? क्या होता है बताओ तो, भू अवस्थित जिला किस प्रकार से छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित बोल रहे हैं? 11। पहले 10 लिया जाता था, ठीक है, पहले कितने देखते थे? 10। अब कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। भू आवेशित लैंड लॉक का मतलब ये होता है जो दूसरे राज्यों को टच ना करे, दूसरों के साथ बाउंड्री शेयर ना करे, ठीक है, दूसरे राज्य के साथ ऐसा कोई जिला जो कि बाउंड्री शेयर ना करे। जैसे मानकर चलो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं बीच में, दंतेवाड़ा, ठीक है, फिर यहाँ पर बनता है नारायणपुर, यहाँ पर बनता है बीजापुर, और नीचे में सुकमा बनता है, और इधर क्या बनता है, बस्तर बनता है, कोंडागांव बनता है, इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताओ, कोंडागांव भी इधर से, ये जो उड़ीसा है वहां से बाउंड्री बना रहा है ना, बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, इधर से भी ये हो रहा है, मतलब सुकमा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, बीच में बचा क्या, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा एक क्या हो गया, भू आविष्टित हो गया। इसी प्रकार से और यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो जैसे कि आप देखोगे इधर ये सब इस प्रकार से उधर बाउंड्री शेयर करेगा, बीच में हमको जो सरगुजा मिलता है ये एक क्या हो जाएगा, भू आविष्टित हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमको बेमेतरा मिलेगा, दुर्ग मिलेगा, बालोद मिलेगा, ये तीनों भू आविष्टित कहलाएगा, है ना। बलौदा बाजार भी आ जाएगा, और रायपुर भी आएगा, और धमतरी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, धमतरी नहीं आएगा। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बिलासपुर आएगा, है ना, और जांजगीर चांपा आएगा, शक्ति आएगा, शक्ति आएगा, ठीक है, और कोरबा भी आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 जिले ऐसे हैं जो कि क्या है, भू आविष्टित है, ठीक। कहाँ से मिटेगा ये, एरो का निशान, ये मेरे राइट साइड में एरो का निशान कहाँ पर, ये तो रेडो अंडू वाला है ये, चलो छोड़ो उसको। कहाँ आए थे अपन, ये वाले क्वेश्चन में आए थे ना। हम्म, इसका बताओ, जो कि दूसरे अन्य स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, सीमावर्ती मतलब कि जो दूसरे राज्य के साथ क्या करेगा, बाउंड्री शेयर करेगा, है ना, दूसरे राज्य के साथ जुड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं सीमावर्ती।
और सीमावर्ती नहीं है बोला है सरगुजा, है ना। बाकी सबको देखोगे तो कहीं ना कहीं से वो बाउंड्री शेयर करेंगे। इसको बताओ तो। चट्टान पढ़े हैं, है ना, पढ़ाया था। आप लोग पढ़े कि नहीं, वीडियो देख के नहीं पढ़े हैं इसीलिए। महानदी बेसिन। हाँ, महानदी बेसिन, है ना। छत्तीसगढ़ में चट्टान पढ़ाया था। ये छत्तीसगढ़ का जो मैदानी वाले क्षेत्र है यहाँ, वहां पर कौन सा चट्टान रहता है? कुड़प्पा चट्टान होता है कि नहीं? कुड़प्पा चट्टान यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बैलाडीला की पहाड़ी है, इधर राव घाट, इधर चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र है। ये सब में हम लोग क्या देखते हैं? धारवाड़ देखते हैं कि नहीं? जहाँ पे आयरन और मिलता है वहां पर धारवाड़ देखते हैं। इसके बाद और क्या होता है? आर्कियन, धारवाड़, हाँ, एक गोंडवाना देखते हैं। गोंडवाना ये वाले हिस्से में देखते हैं जहां पर क्या मिलता है? कोयला मिलता है ना। ये कोयला मिलता है इधर ऐसे, तो यहाँ पर क्या रहेगा? गोंडवाना रहेगा। अब बाकी बचा हुआ हिस्सा जो भी बच जाएगा वो क्या रहेगा? आर्कियन रहेगा। ठीक है, ऐसे अपन देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया था? कडप्पा सेल समूह कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है ये? महानदी। ठीक है, कडप्पा वाला क्षेत्र है। देख लो, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह के चट्टान से निर्मित है? किससे है? कुड़प्पा, है ना। बीच वाला जो मैदानी क्षेत्र है वो किससे निर्मित है? कुड़प्पा से है। और कितना प्रतिशत है कडप्पा समूह? 50 नहीं था, मैं कितना बताया था? 30%। 30%। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर इसको 50 लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर यह बोला है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन में हमको बताना है कि कुड़प्पा चट्टान कितना है। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ को नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि महानदी बेसिन, ये वाला जो महानदी वाला क्षेत्र है, इसमें कुड़प्पा चट्टान कितना है। तो यहाँ पर क्या लिया गया है? 50% लिया गया है। सूर्य की पहाड़ी कि किस दिशा में महादेव की पहाड़ी है? ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि महादेव की पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, सीजीपीएससी में आज तक ये मतलब नहीं हमको पता चला। फिर गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो महादेव की पहाड़ी कहाँ है नहीं पता चलेगा। लेकिन आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो ये जो सतपुड़ा रेंज है उसके आसपास में महादेव की पहाड़ी दिखता है हमको, है ना, सतपुड़ा रेंज में। तो लेकिन ये महादेव की पहाड़ी को सीजीपीएससी के द्वारा क्या लिया गया है? छुरी पहाड़ी के उत्तर में लिया गया है। छुरी की पहाड़ी कहाँ है? कोरबा में है। इस प्रकार से बताया था ना, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी कोरबा से लेकर सरगुजा रायगढ़ तक इस प्रकार से फैला हुआ है लंबा। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? तो छुरी की पहाड़ी को, इस छुरी की पहाड़ी के उत्तर में बोला जा रहा है। नॉर्थ में कौन सी पहाड़ी बोला जा रहा है? महादेव की पहाड़ी। तो हो सकता है ये जो हम लोग क्या देखते हैं सरगुजा में रामगिरी पर्वत देखते हैं ना, उसी में छोटा मोटा कुछ पहाड़ी होगा जिसको लिया जा रहा है इस क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, चलो तो ध्यान में रखना, छुरी की पहाड़ी के उत्तर में महादेव की पहाड़ी को लिया गया है। इसको बता पाओगे? जियोलॉजिकल टाइम इसको समझाया था क्या मैं? नहीं समझाया था? ठीक, हाँ हाँ, इसका आंसर सी है, जुरासिक है इसका आंसर। तो बघेलखंड का जो पठार है ना, बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें पाई जाती हैं? जुरासिक। अभी क्या है ना, सीजीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले नहीं आता था, लेकिन ये सब क्वेश्चन बन रहा है। जुरासिक युग, है ना, क्रिटेशियस, जुरासिक, या फिर एकदम शुरू से देखते हैं तक क्या देखते हैं अपन? ऐसा कुछ बनता है कॉस्ट डीसीपी के नाम से। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ऐसे टाइप से बहुत सारे इसका लंबा सेट हो नाम है, अभी मैं बता दूंगा होता क्या है वो। और ये क्वेश्चन बन रहा है, और हो सकता है आपको अभी जियोग्राफी में नहीं भी पढ़ाया गया हो, इसको छोड़ देते हैं जनरली। क्वेश्चन को लिखेंगे, अभी इसको मत लिखो, ठीक है, जब समझाऊंगा तब देखना। ये जो बघेलखंड का पठार अपन देखते हैं ना, बघेलखंड का पठार कहाँ है बताओ? छत्तीसगढ़ का कौन सा वाला हिस्सा जहाँ पर बघेलखंड का पठार होगा? सरगुजा। ये वाला हिस्सा है
है ना, इधर बघेलखंड का पठार है, इस बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, जो ईस्ट वाला पार्ट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार बोल देते हैं, है ना, इसको क्या बोल देते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। इधर वाले हिस्से को जसपुर सामरी पाट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जसपुर सामरी पाट कहलाता है। बीच वाला जो हिस्सा है इसको छत्तीसगढ़ का मैदान बोल देते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन बोल देते हैं, तो महानदी बेसिन कहलाएगा। नीचे वाला हिस्सा दंडकारण्य का पठार कहलाएगा। दंडकारण्य का पठार आपका इधर 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 और छत्तीसगढ़ इस प्रकार से चारों साइड से फैला हुआ है। एक क्वेश्चन बीच में उसका भी आएगा। देखो जसपुर सामरी पाठ किस प्रकार के स्थलाकृति में बसा हुआ है, पाठ प्रदेश है, किस टाइप का है, पाठ है, प्लेटू है ना, अभी जो बताएं जसपुर सामरी पाठ कहाँ है, इधर है जसपुर सामरी पाठ, तो कौन सा है वो, मतलब क्या है वो, पाठ प्रदेश है। जसपुर सामरी पाठ में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है, बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट मिलता है। इसको मैं उसमें पढ़ाया था आप लोगों को, किसमें, हाँ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वगैरह जो मैं बताया था, चट्टान में बताया था, वहीं पर मैं समझाया था ना, कैसे वहां पर बॉक्साइट मिलेगा, है ना। जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के ये वाले हिस्से में जनरली हमको बॉक्साइट खनिज देखने को मिलेगा, जिससे क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है। इसी प्रकार से कोरबा में भी एक दो हमको एल्युमिनियम, मतलब कि कौन कौन से पहाड़ है, फुटका पहाड़ और केरता पहाड़ और पवन खेड़ा, वहां पर भी बॉक्साइट मिलता है, इसीलिए वहां पर बाल्को है ना, बाल्को एल्युमिनियम बनता है वहां पर, किससे बनता है, बॉक्साइट से बनता है। तो ये जो मैन पार्ट वाला हिस्सा है, मैन पार्ट वाला जो क्षेत्र है, वहां से बॉक्साइट को निकाल के लाते हैं और क्या करते हैं, वहां पर एल्युमिनियम बनाते हैं, ऐसा कुछ है। तो इधर क्या मिलेगा, बॉक्साइट ज्यादा मिलता है। इधर हम लोग देखते हैं कोरबा में, कोरबा में सूरजपुर में ये वाला पूरा हिस्सा देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है, क्या मिलता है, कोयला मिलेगा। बीच वाले हिस्से में हम देखते हैं जहां पर कौन सा चट्टान है, कुड़प्पा चट्टान है ना, कुड़प्पा चट्टान वाले क्षेत्र में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है, ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट, इसीलिए वहां पर हमको देखने को मिलता है सीमेंट का फैक्ट्री, बहुत सारे सीमेंट कारखाना देखे ना, तो सीमेंट का फैक्ट्री क्यों वहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर हमको कुड़प्पा चट्टान देखने को मिलता है। नीचे वाले हिस्से में हम लोग देखते हैं यहाँ पर बस्तर वाले क्षेत्र में, दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है जहां पर बेलाडीला की पहाड़ी है, वहां पर क्या मिलता है, आयरन और मिलता है। और कौन सी चट्टान में मिलता है, धारवाड़ चट्टान में मिलता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ो आप लोग घर में, है ना, पुराने वीडियोस में लगभग बहुत सारी चीजों को मैं बता चुका हूँ। आपका देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का पूरा जियोग्राफी 90% कंप्लीट हो चुका है ना। चलो, ये मधेश्वर पहाड़ कहाँ बताया था, जसपुर में। देश देखा पहाड़ कहाँ था, जसपुर में। खुर्जा पहाड़ी कहाँ था, बखौना चोटी, जसपुर। लोरो घाटी, फूलो घाटी कहाँ है, जसपुर। जसपुर में जसपुर है कि नहीं, जसपुर बताया था ना। केसकल घाटी, तेलिन घाटी, सोनबेरा का पठार, गरियाबंद। कौन सी नदी निकलती है, जोंक नदी। छुरी की पहाड़ी, कोरबा, है ना, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी बोलते हैं, अभी कुछ समय पहले डिस्कस कर रहा था मैं। चमर ढाल पहाड़ों की श्रृंखला है, कहाँ है, जांजगीर चांपा से लेकर के रायगढ़ तक फैला हुआ है ना, लंबा पहाड़ ऐसे फैला हुआ है, जहां पर सिंघनपुर की गुफा है। गोल्लापल्ली का पहाड़ कोंटा है ना, सुकमा में है ना, सुकमा जिला में कोंटा तहसील है ना, कोंटा तहसील के आसपास। तेलिन घाटी, अच्छा कोंटा तहसील है कि नहीं है, ठीक है, जिला दर्शन पढ़ेंगे वहां पर आ जाएगा। तेलिन घाटी, तेलिन घाटी दो अपवाह तंत्र को अलग करती है। तेलिन घाटी कहाँ है पता है ना, कोंडागांव, यहाँ पे बस्ता, मतलब यहाँ पर कोंडागांव में, यहाँ पर जो कौन सा घाटी देखते हैं, केसकल घाटी, वहीं पर तेलिन घाटी है। तो तेलिन घाटी आप देखोगे ना,
मतलब कि ये वाला पूरा हिस्सा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से केशकाल घाटी यहाँ पर फैला हुआ है। इधर हम लोग पढ़ते हैं महानदी के बेसिन, इधर महानदी बेसिन पढ़ेंगे ना यहाँ पे, इस प्रकार से इधर महानदी ऐसे जाएगी और यहाँ पर इंद्रावती आती है, यहाँ पर गोदावरी नदी है। तो कुल मिलाकर देखोगे तो इधर क्या है, महानदी बेसिन है और नीचे में क्या है, गोदावरी नदी बेसिन है। तो गोदावरी और महानदी को अलग करती है कौन, तेलिन घाटी, है कि नहीं, ऐसा कुछ है। देखते हैं अगर उसमें पीडीएफ पेन ड्राइव में अगर होगा रिवर सिस्टम का मैप तो और बता दूंगा। गड़िया पहाड़ है ना, गड़िया पहाड़ कहाँ था, है ना, ये दंडकारण्य का रहेगा, कांकेर में था, है कि नहीं, बताया था ना, याद आ रहा है, रिवीजन नहीं करते। मैं जो नोट्स दिया हूँ कम से कम उसको एक एक बार पढ़ लेते ना, इतना अच्छे से बनाया था उसमें, क्लियर मिला है कि नहीं, हाँ पर्वत पहाड़ वाला नहीं मिला है, हाँ मैप मिला है ना। मिट्टी का क्वेश्चन आ रहा है कुछ, देखो छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी कहाँ पर है, कन्हार मिट्टी मतलब क्या है, काली मिट्टी है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस तरह की भूमि में पाई जाती है, तो मैदान एवं घाटी में पाई जाती है। पहाड़ी उच्च पठारी क्षेत्र में तो नहीं मिलेगा, पठारी क्षेत्र में हमको क्या मिल जाता है, लेटराइट मिल जाता है ना, जैसे जसपुर सामरी पाठ है वहां पर। पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी मिल जाता है, या फिर हम लोग देखें लाल रेतीली मिट्टी है बस्तर वाले क्षेत्र में। कटे छटे तीव्र ढाल वाले भी नहीं है, ये भी नहीं रहेगा, इसका आंसर वही है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा अजीब टाइप से देखने को मिलेगा, इसको मैं नहीं बताया था, कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड इसको छोड़ देना अभी। एंटीसॉल एल्फीसॉल ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन आता है, इसको कभी और बताऊंगा मैं। ग्रीष्म काल में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहलाती है, ठीक, कहाँ कहाँ पे लू कहलाती है, और छोटा नहीं होता क्या ये, भारत में भारत के भूगोल जब आप लोग देखोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग दो तीन चीजों को देख लेना, जैसे कि एक आम्र वर्षा होता है, आम्र वर्षा, मानसून आने से पहले थोड़ा थोड़ा कभी बारिश हो जाता है ना, हमको पता है 1 जून को मानसून आना है हमारे भारत में, है ना, छत्तीसगढ़ में लगभग 10-15 जून के आसपास आना है, लेकिन उससे पहले ही मान के चलो मई में, मई के लास्ट में या फिर मई महीने में ही मानसून आने से पहले थोड़ा बहुत बारिश अगर हो जाता है, बीच बीच में होता है कि नहीं ऐसा, जो कि बहुत उमस ला देता है, उमस हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल जाता है, आंधी तूफान बहुत ज्यादा चलेगा और थोड़ा बहुत छीटा छपाटा बारिश हो जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी, उसको आम्र वर्षा बोल देते हैं, क्या बोल देंगे उसको, आम्र वर्षा, ठीक है, आम की फसल के लिए उपयोगी होता है इसलिए आम्र वर्षा बोल देते हैं। और वो इस प्रकार से इधर केरल कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना, उधर कहलाता है ना, प्री मानसून कह सकते हैं उसको। तो वो आम्र वर्षा के नाम से कहा जानेंगे उसको, केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में आम्र वर्षा बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ और ये वाला पूरा हिस्सा इधर, यहाँ पर गरम गरम हवाएं चलती हैं, इधर आम्र वर्षा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मतलब ये जो मतलब ये समुद्र है, समुद्र वाले क्षेत्र से पानी नमी को उठाकर यहाँ पर बारिश करा देगा, अरब सागर से बारिश तो हो जाएगा हल्का फुल्का, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बारिश या फिर ये वाले हिस्से में बारिश कराने के लिए इतना नमी रहता नहीं है, तो गर्म गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, मई के महीने में देखोगे लास्ट में तो क्या होता है, बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल देते हैं, लू बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में उसको काल बैसाखी बोल देते हैं, है ना, काल बैसाखी मतलब कि यहाँ पर इधर से भी क्या होगा, हल्का फुल्का बारिश होगा बंगाल की खाड़ी की वजह से, जैसे आम्र वर्षा हुआ वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, बारिश होगा और आंधी तूफान चलेगा, उसको क्या बोल देते हैं, काल बैसाखी बोल देते हैं। तो अलग अलग उसका नाम है। इसी प्रकार से एक और नाम आता है यहाँ पर असम वाले क्षेत्र में, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्वेस्टर बोल देते हैं, ठीक है, नॉर्वेस्टर। तो 4-5 नाम है, इसको मैं कभी और बता दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी में से पढ़ोगे आप लोग उसको, तो सब नाम को ध्यान में रखना, लेकिन कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र कौन सा है ना, मतलब टेम्परेचर नहीं, अति निम्न, निम्न मतलब कम,
हाँ, लोएस्ट टेम्परेचर बोल रहे हैं। सबसे कम टेम्परेचर हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है ना? मैन पार्ट वगैरह बताया था, अंबिकापुर मैन पार्ट ऐसा कुछ बताया था ना। लेकिन फिलहाल इसमें ऑप्शन में क्या है, दिया नहीं है, तो हमको क्या ले लेना है, बताओ तो वर्षा, ये बताया था ना, मानसून में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर बताओ इसका। उपरोक्त तो सभी है, लेकिन समझो इसको क्या बोल रहा है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा सर ये कैसे हो रहा है। अब उसमें दिया गया जसपुर सामरी पार्ट में जो वर्षा है वो अरब सागरी शाखा से होती है, ऐसे बोला जा रहा है। इधर से जो इस प्रकार से अरब सागरी वाली शाखा से वर्षा हम लोग देखें कि कहाँ पर होता है, ये कुछ ये मैकल पर्वत वाले क्षेत्र है वहां पर हो जाता है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इसके वजह से ना ये मानसूनी जो हवाएं हैं यहाँ तक भी पहुंच जाता है ऐसे, ये इसके पैरेलल पैरेलल, किसके, विंध्यन श्रेणी के पैरेलल पैरेलल इस प्रकार से यहाँ तक पहुंच जाएगा। कैमूर पर्वत से पैरेलल पैरेलल निकलेगा और यहाँ पर जो जसपुर सामरी पार्ट है वहां पर भी जाकर वर्षा करा देता है। ठीक है, इधर से भी मानसून रहता है, वो भी जाकर यहाँ पर वर्षा करा देगा, दोनों साइड से। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में इसको भी लिया गया है सही। जसपुर सामरी पार्ट वाले प्रदेश से मतलब ये वाले क्षेत्र में अरब सागरी शाखा से वर्षा होती है, ये बोला गया है। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सही है। रैन शेडो एरिया के अंतर्गत आता है। ये मैकल पर्वत यहाँ पर है, इसका ये वाले हिस्से में बारिश नहीं होती है, इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोल देते हैं, रैन शेडो एरिया बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से मानसून यहाँ पर जाकर रुक जाती है, ऐसा होता है, बताया था ना, है ना। सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है मैकल पर्वत वाले क्षेत्र, मतलब कि कवर्धा जिला में, ऐसा कुछ बताया था, वो ऑप्शन भी सही है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलता है, लगभग 10-15 जून, उसी क्या बोला जा रहा है, मध्य जून बोला जा रहा है। उसी समय क्या होता है, वर्षा ऋतु हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन होता है, ऐसा हम लोग देखे थे, इसलिए उसका आंसर क्या है, सभी रहेगा। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध, बताया था, ट्रॉपिकल जोन बताया था ना, उष्ण कटिबंधी। तो देखो ध्यान रखना, वैसे टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इस शीत कटिबंधी भी दिया है, टेम्परेट जोन भी दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है ना। टेम्परेट भी देखो, शीत कटिबंधी भी दिया है, उष्ण कटिबंधी, सब कुछ दे दिया देने को, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, उष्ण कटिबंधी। देखो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। देखो होता क्या है ना, शीत ऋतु में हम लोग एक तो जानते हैं लॉर्ड ऑफ मानसून आता है, बताया था ना, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाता तो इसको आंसर मतलब इसको सही लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इसको असत्य लिया गया है। अब क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु की वजह से मतलब कि लौटते हुए मानसून की वजह से ज्यादातर बारिश नहीं होती है। कहाँ होती है बारिश, तमिलनाडु में, है ना। तो हो सकता है इसकी वजह से इसका क्या लिया गया है, असत्य लिया गया है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून व दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की अरब सागरी शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, ये क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे को गलत लग रहा है, इसका आंसर लिया गया है इसको, लेकिन कैसे होगा ये, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की अरब सागरी शाखा, अरब सागरी शाखा से अधिकतम वर्षा होती ही नहीं, ये गलत है ना। तो इसके हिसाब से अगर देखा तो इसको हमको सही लेना होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ये गलत होगा, है ना। पता नहीं कैसे इसको ले दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो हटाओ उसको। जोक नदी, सोनबरग पठार, गंधेश्वर पहाड़, सॉरी गंधेश्वर मंदिर महानदी तट में है, ठीक है, पलारी वाला क्षेत्र है, बलौदाबाजार में पलारी, वहीं पर क्या है, गंधेश्वर मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था, साहब किसने निर्माण करवाया था, महासुगुप्त बालार्जुन, है ना। गंधेश्वर मंदिर पलारी का, और एक सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ का, तिरपुर का, और बहुत सारे बौद्ध मूर्तियां, ये सब का निर्माण किसने करवाया था,
महासुगुप्त बलार्जुन। चलो कुछ टॉपिक पढ़े अब, ये और कर रहे हैं क्वेश्चन।